दिल्ली का चुनाव है और चुनाव दिलचस्प इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बात हुई थी कि जनता को घर देंगे, जनता को आशियाना देंगे, उनके सर पर छत देंगे। लेकिन बात होने लगी कि मुख्यमंत्री का घर कैसा हो और प्रधानमंत्री का घर कैसा हो। जनता के लिए सभी काम करने का दम भरते हैं, लेकिन मुद्दा ये बन रहा है कि किसके घर के दरवाजे जनता के लिए खोले जाएं और किसके लिए बंद किए जाएं। बहरहाल ये चुनाव घरों तक पहुंचा है और घरों से होता हुआ ये राजमहल वर्सेस शीश महल की दौड़ में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल जनता के मुद्दों पर अगर बात होगी तो क्या डर है केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सबसे मजबूत, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर पार्टी को कि वो चुनाव हार सकते हैं। इसलिए मुद्दा घरों, जनता के घरों से हटाकर राजमहल वर्सेस शीश महल पे लाकर टिका दिया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, हमारे देश में ये मुद्दा रहा कि गरीबी हटाओ या गरीबों के लिए काम करो, जन सरोकार से जुड़ी हुई योजना लाओ। प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो रेवड़ियां, ये रेवड़ियां फ्री की नहीं चाहिए, नैरेटिव बनाना शुरू किया। आखिर में वही रेवड़ी वो खुद भी बांटने लगे। एक नैरेटिव ये खड़ा किया गया कि हम भाई 2024 तक या 2029 तक सबके घर पर छत दे देंगे, सबके सर पे एक छत होगी। जनता के घरों की बात हो रही थी कि जनता को फायदा होगा, घर मिलेंगे। लेकिन अब चर्चा ये होने लगी कि मुख्यमंत्री दिल्ली के किस घर में रहते हैं, वहां पर टंकी कैसी है, वहां पर बिस्तर कैसे हैं। अब जब बात मुख्यमंत्री की हो रही है तो भाई प्रधानमंत्री को भी बता देना चाहिए उनके घर में कितने बिस्तर हैं, कितने कमरे हैं। वो तो वैसे तो अकेले ही हैं उस घर में, तो बाकी बचे कमरों का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे जो 18 घंटे प्रधानमंत्री जाग के काम करता है उसका घर कैसा होगा, जनता जानना चाहती है। तो फिर प्रधानमंत्री के घर को इतने पर्दों में क्यों रखा जा रहा है? देखिए शाकिर, असल बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं कर रही, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस दिल्ली लोकसभा विधानसभा चुनाव से पिछले 10-11 सालों में जितने चुनाव हुए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजरे तक पर पहुंच गए थे। मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, फिर उसमें भैंस और न जाने क्या क्या होते हुए मुजरे तक उनकी बात चली आई। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की नजर रहती है वहां पर। विधानसभा चुनाव है और आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के निवास स्थान। चलिए हम उसमें भी अतराई। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर देखना चाहते हैं। और घर क्यों, अब तो बात डाइनिंग टेबल और बेडरूम और उसके बेडरूम के भीतर लगे हुए अटैच लेट बाथरूम के भीतर लगे हुए कमोड तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि कोई गोल्डन कमोड लगा हुआ है उनके दीवार के घर। अगर ऐसा है तो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अन्न पर जीवन यापन कर रहे हो, उस देश में किसी मुख्यमंत्री के घर पर सोने का कमोड लगाओ, सोने का कमोड लगाओ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन चलिए गृह मंत्री की इच्छा है तो देख लें, दिखा दें अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसके साथ साथ देश भर में जितने मुख्यमंत्रियों के निवास हैं, जितने राज्यपालों के निवास हैं, राजनिवास हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का निवास है और देश के प्रधानमंत्री का निवास है, उसे भी दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री निवास को साल में एक बार खोल दीजिए, मुख्यमंत्रियों के निवास को महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। जनता आए, देखे, आराम से गर्व करे कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कैसे रहते हैं। ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात है कि जो बीजेपी केजरीवाल का घर देखना चाहती है या दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को देखना चाहती है, अब तो केजरीवाल उसमें नहीं रहते हैं, तो अपने प्रधानमंत्री आवास भी दिखा दें, मुख्यमंत्रियों के आवास भी दिखा दें। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त ये ऑडिट रिपोर्ट का आना कि कितना खर्चा हुआ है, एन चुनाव के वक्त ऑडिट रिपोर्ट जारी होना, क्या ये बिल्कुल सीधी सादी घटना है या इसके पीछे चुनावी और राजनीतिक निहितार्थ? क्या इससे पहले देश के किसी भी विधानसभा चुनाव में उस राज्य के मुख्यमंत्री के निवास स्थान के निर्माण कार्य, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है? मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई। आज इस देश में एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसका निवास कई कई एकड़ में न फैला हो, जिनके घर राजसी ठाट बाट से सुसज्जित न हो।
लेकिन बीजेपी अरविंद केजरीवाल के घर को मुद्दा बना रही है। मुझे नहीं लगता ये परवान चढ़ेगा। हाँ, अगर वे सब चीजें सही निकली तो केजरीवाल की छवि पर थोड़ा डेंट लग सकता है, क्योंकि वे आम आदमी होने का दावा करते थे। उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। लेकिन उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने जो फहरिस्त जारी कर दी है, कल आपने देखा था, आम आदमी पार्टी के दो नेताओं ने 67,000 जूते हैं, न जाने कितने हजार सूट हैं, और पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री के निवास में उन्होंने बताया। ये हल्कापन है हमारे देश की राजनीति। मुद्दों की बात कीजिए, बिजली पानी सड़क की बात कीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कीजिए, दिल्ली में आज भी क्या हालत है स्वास्थ्य की, उसकी बात कीजिए। वो बातें ये सारी पार्टियां नहीं कर रही। इसलिए विषयांतर करके ऐसे विषय लाए जा रहे हैं। या तो रमेश बिधूड़ी जैसे सांसदों से बयान दिलवा दिए जाते हैं आपत्तिजनक, या प्रवेश वर्मा नकदी बांटते हुए पकड़े जाते हैं, ताकि असली मुद्दों पर बात हो। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, यही स्थिति शायद दिल्ली में, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ये रेवड़ियां हमें पसंद नहीं है, रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, और एक तबका तैयार किया जाता है जो कहता है कि मुफ्त में जो चीजें दी उससे लोग मतलब आलसी हो गए, ये मुफ्त की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो केजरीवाल ने कहा कि मैंने रेवड़ियां दी हैं, और डंके की चोट पे उन्होंने पोस्टर छापे कि मैंने ये 7 रेवड़ियां दी, मुफ्त रेवड़ी दी पानी की, मुफ्त रेवड़ी दी मैंने बिजली की, और तमाम अपने काम गिना दिए और रेवड़ी नाम रख दिया। तो रेवड़ी वाला दाव चला नहीं। फिर बात आई कि अब हम चुनाव लड़े तो लड़े कैसे बीजेपी के भीतर। तो फिर रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं को लाया गया कि ये बड़ा नाम है, सांसद रह चुके हैं, और कालका जी से उतार दीजिए, मौजूदा मुख्यमंत्री को हरा देंगे, ये बीजेपी ने सोचा। लेकिन वो आदत से मजबूर थे, तो वो महिलाओं के गाल और तमाम तरह के बयानों पे, उनके बाप कौन थे, उनके क्या, उस पे चले गए। तो वो तुरुप का इक्का भी नहीं चला। तो अब बात आ गई घुमा फिरा कर कि कमोड किस रंग का है, कालीन कितने हैं और क्या है। तो क्या ये लग रहा है आपको कि 26 साल से जो सूखा है दिल्ली में बीजेपी का, वो शायद इसी वजह से है कि वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, और मुद्दों से जुड़ी हुई सरकार जो चल रही है पिछले 3 टेन्योर अरविंद केजरीवाल के हो गए 3, और उसको उन्होंने जो करके दिखाया उसके एवज में वो कुछ आगे की घोषणाएं कर रहे हैं, तो जनता को एक भरोसा हो रहा है कि भाई ये 3 बार में तो दे चुका बिजली फ्री, पानी फ्री, तो हो सकता है ये 2100 रुपए भी दे दे जो महिलाओं के लिए अनाउंस किए। ये 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को मुफ्त इलाज भी करवा दे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। तो एक भरोसा उधर दिखा रहे हैं और काम करके बीजेपी 26 सालों में ऐसा क्या नहीं कर पाई दिल्ली में कि केंद्र की सत्ता में तो वो आ गई, लेकिन राज्य जो एक आधा अधूरा राज्य है उसकी सत्ता भी उसे नहीं मिल पा रही है। देखिए, बीजेपी और मोदी शाह की पीड़ा ही यही है। आखिरी मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज, 7 सिंह वर्मा को हटाकर उन्हें बनाया गया था। बीजेपी ने सोचा था कि महिला चेहरा है, सत्ता बरकरार रहेगी, पर वैसा हुआ नहीं। उसके बाद शीला दीक्षित 15 साल रही, 11 साल से अरविंद केजरीवाल की पार्टी राज कर रही। इन 26 सालों में ज्यादा बड़ी पीड़ा इस बात की है कि 11 साल से तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, एक छत्र राज्य है उनका, वे विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया में उनका डग्गा बज रहा है। लेकिन 7 लोक कल्याण मार्ग जहां पर है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहां संसद भवन है, उस शहर उस राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बीजेपी नहीं बना पा रही। असली दर्द है। अब उसके लिए हर तरह के दांव पेंच अपनाए जा रहे हैं, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, रेवड़ियों का जहां तक प्रश्न, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कथनी करने के चरम पाखंड की निशानी है कि जो बीजेपी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के नाम पर चुनाव जीतती है, जो नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी हर तरह की खैरात बांटते रहते हैं, वे फ्रीबीज नाम का एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं उनके समर्थक, खासतौर से पढ़े लिखे लोग, कि जो फोकट में नहीं बटनी चाहिए चीज है। तो उन्हें रेवड़ी शब्द दिया था नरेंद्र मोदी, खुद रेवड़ी बांट रहे हैं हर जगह, हर राज्य में। और आज की ताजा खबर यह है शाकिर जी, कि बीजेपी दिल्ली में रेवड़ी बांटने का ऐलान कर चुकी है। नंबर 1, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी लाडली बहना योजना भी ला रही है। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली सभी आम नागरिकों को फ्री, मंदिरों और गुरुद्वारों को
500 यूनिट बिजली फ्री, इसमें उन्होंने दरगाह और मस्जिदें छोड़ दी हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति के हिसाब से ठीक है। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कोई पूछे कि ये रेवड़ियां नहीं है क्या? 500 रुपए बिजली फ्री मंदिरों और गुरुद्वारों को दे रहे, लाडली बहना योजना में कोई धनराशि देंगे, क्या ये रेवड़ियां नहीं है? तो लोग अब समझ गए हैं बीजेपी की कथनी करने को। इसे मैं अखंड पाखंड कहता हूं अक्सर। तीसरा उपाय बचा, आपने जैसा कि रमेश विधूड़ी का मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, वो दांव इतना उल्टा पड़ा है कि बीजेपी को अब न तो उगलते बन रहा है न खाते बन रहा है, निगलते उगलते कुछ नहीं बन रहा है। कोई कार्रवाई करते हैं, रमेश विधूड़ी के खिलाफ अब तक कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी कमजोर हो रही है। वो जन विरोध के सामने घुटने टेक देती है, और मोदी शाह की तो जिद है कि वे किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, वे झुकते नहीं है, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, अपनी पार्टी के लोगों की गलतियां स्वीकार नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते ऐसे लोगों को। सामने 2 महिलाएं, उस सीट पर रमेश विधूड़ी जैसे आदमी का उतरना, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान जारी करना, ये बीजेपी की हताशा बता रहे। अब असली चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी से किन मुद्दों पर बीजेपी लड़ाई करती, क्योंकि उसकी तो सरकार 26 साल से नहीं। कांग्रेस तो इस आधार पर लड़ सकती है क्योंकि वो कह सकती है 11 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने मेट्रो चलवाई, ओवरब्रिज बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, अस्पताल स्कूल बनवाए। कांग्रेस के पास 15 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं गिनाने की। बीजेपी 26 साल पुरानी कोई चीज गिनाएगी भी तो लोगों को याद आने वाली। केजरीवाल के सामने ये चुनौती नहीं है, उनके पास तो लगातार 11 साल की अपनी उपलब्धियां, जैसे भी उपलब्धि मानते हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो, सड़कें हो, बाकी के काम। उनके पास एक बहाना और भी है, वे कह सकते हैं कि हमें राज्यपाल ने ठीक से काम नहीं करने दिया। केंद्र के इशारे पर दिल्ली का राज्यपाल केजरीवाल को परेशान करता रहा, ऐसा वे कह सकते हैं। वे कह सकते हैं कि मुझे जेल में डाल दिया, मेरे मंत्रियों को जेल में डाल दिया, इसके बावजूद हमने ये काम किया। तो असल लड़ाई ये है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकते हैं? ऐसा हुआ तो नुकसान केजरीवाल को भी हो सकता है, जो इस वक्त बढ़ती हुए दिखाई दे। और राकेश जी, शायद मुश्किल बीजेपी के सामने क्या ये भी है कि उनका कोई चेहरा नहीं टिक रहा। अब नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो क्या प्रवेश वर्मा अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा समझ लें, क्योंकि वहां तो मुख्यमंत्री दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। तो क्या रमेश विधूड़ी जो सांसद होकर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप को चेहरा समझ लें दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली की जनता किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे बीजेपी के भीतर? क्योंकि आप हर एक को दिलासा दे रहे हैं कि आप भी अगर नई दिल्ली की सीट से लड़ रहे हैं तो मान के चलिए आप जीते तो आप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। रमेश विधूड़ी भी ये तसल्ली रखें कि मैं सांसद था, विधायक का चुनाव लड़ा हूं, तो मेरी भी दावेदारी मजबूत होगी। कपिल मिश्रा जैसे जो उनके स्टार पोस्टर बॉय बने, उनका टिकट काट दिया गया। तेजिंदर बग्गा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर न जाने कितने पोस्टर चिपका चुके दिल्ली में, उनका टिकट भी काट दिया। दिल्ली के सामने, दिल्ली बीजेपी के सामने क्या मुश्किल ये भी है कि उनका कोई चेहरा टिक नहीं रहा, कोई चेहरा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। और प्रधानमंत्री का चेहरा पिछले 11 साल से चला नहीं, यहां तो यहां जेएनयू और डीयू जैसे चुनाव में भी नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या करें दिल्ली में बीजेपी? यही तो संकट है बीजेपी के सामने कि उसके पास दिल्ली में उतारने के लिए चेहरा नहीं। अरविंद केजरीवाल भले आज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले प्राकृतिक दावेदार तो वही है, नैसर्गिक दावेदार तो वही है कि जो इतने साल से मुख्यमंत्री थे। जेल में डाल दिया, उसके बाद भी ताल ठोक कर फिर से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास संदीप दीक्षित जैसे वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के पास भी हैं, रमेश विधूड़ी सांसद रह चुके हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री पद के लायक अपने आप को नहीं बना पाए। संसद में दिए गए बयान और अभी के दोनों बयान, ये तीनों चीज है जो दानिश अली के खिलाफ उन्होंने कहा था, और अभी तो ये 3 बयान रमेश विधूड़ी को जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने नहीं देंगे। मोदी, शाह और बीजेपी को ऐसा फैसला करते समय
10 बार सोचना पड़ेगा कि वे कैसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यद्यपि इस वक्त बीजेपी में ये मोदी शाह की बीजेपी है, ये तो पात्रता है, कौन व्यक्ति कितना ज्यादा अशालीन हो सकता है, अभद्र हो सकता है, विपक्ष के लोगों को गाली दे सकता है, उनकी चरित्र हत्या कर सकता है, वो उतना ही काबिल है। अभी आपने कपिल मिश्रा का नाम लिया, ये उनका दुर्भाग्य है कि उनका टिकट कट गया, लेकिन वे भी तो आम आदमी पार्टी में थे किसी तौर। दिल्ली की विधानसभा में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बता रहे थे, कोई टेप सुनवा रहे थे, किसी लड़की का मामला था, पता नहीं क्या मामला था, और कपिल मिश्रा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कच्चे चिट्ठे दिखाने के बाद ये योग्यता प्राप्त कर ली कि वे बीजेपी में चले गए, इसके बावजूद उनका टिकट कट गया। तो ये बीजेपी के सामने बड़ी परेशानी है कि वो किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। इसके बावजूद अगर बहुमत मिलता है, विधानसभा में इतनी सीटें बीजेपी ले आती है, तो नरेंद्र मोदी या पार्टी को कोई बहुत बड़ा संकट नहीं होगा, उनमें से किसी को भी पर्ची से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आप देख लीजिए 3 राज्यों में पर्ची मुख्यमंत्री है, जो 2023 में चुनाव जीते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों में से कौन सोच सकता था ये मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वो नौबत आने के लिए पहले आपको आंकड़ा लाना पड़ेगा। पहले मोदी शाह और उनकी पार्टी इतना आंकड़ा तो ले आए कि अपने विधायक दल की बैठक करें और किसी की पर्ची खुले और मुख्यमंत्री बने। अभी तो यही दूर की कौड़ी है। इस बीच में उनकी हताशा उनके बयानों, उनकी गतिविधियों में दिखने लगी। राकेश जी, हम ये देख रहे हैं कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो बीजेपी की लिस्ट पहले से तैयार होती थी, उम्मीदवारों की नाम का ऐलान भी हो जाता था और दूसरी पार्टियां देखती रहती थी कि अब हम उम्मीदवार उतारे तो उतारे कैसे। दिल्ली की स्थिति ये है कि बीजेपी को उम्मीदवार या तो मिल नहीं रहे हैं, या वो ये समझ नहीं पा रही है कि हमारा ये मजबूत उम्मीदवार है या कमजोर है, किसे बदलें किसे रखें। आधी लिस्ट आती है, आधी अभी तक आई नहीं है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये बीजेपी है जो सालों पहले किसी भी चुनाव की तैयारी कर लेती थी। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, हमने देखा कि कौन सा ऐसा बीजेपी का मुख्यमंत्री बचा होगा जो दिल्ली की सड़कों पे नहीं उतरा। असम के जो सबसे मजबूत धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के एक स्टेट के प्रभारी भी रहे, वहां चुनाव हार गई बीजेपी, वो भी दिल्ली की सड़कों पे उतरे और वहां उन्होंने तमाम तरह से प्रोलाइज करने की कोशिश की। एमसीडी का चुनाव बीजेपी हार गई। ये संगठन की मजबूती, संगठन की तैयारी क्या इसलिए कमजोर पड़ रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में वो सहयोग नहीं बन पा रहा है और सीधे सीधे जनता से कनेक्ट आम आदमी पार्टी का इतना मजबूत हो गया है कि वो सीधे तौर पर किसी भी वक्त चुनाव में उतरने के लिए तैयार रहते हैं। जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी कभी बीजेपी की, आम आदमी पार्टी ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर अपनी स्ट्रेटजी रख दी और इसीलिए काट नहीं मिल पा रही है बीजेपी को आम आदमी पार्टी की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कामकाज के तौर तरीकों में, तमाम तरह की रीति नीति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी के पास ऐसे लोगों की कमी होगी जो चुनाव लड़ना चाहे। होंगे बहुत लोग लालायित होंगे, कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जोड़ दीजिए, बाकी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, यूपी में, ये ऐसी पार्टियां हैं कि इन्हें उम्मीदवारों का, दावेदारों का टोटा नहीं हो सकता। पार्टी को अंदर खाने संकट हो सकता है कि वो ये सोचे कि कालका जी सीट या जो भी दिल्ली में सीटें हैं, वहां से जो 3 दावेदार हैं या 13 दावेदार हैं, इनमें जीतने लायक कौन, ये असमंजस पार्टी के सामने हो सकता है। लेकिन दावेदार नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, अब सवाल ये है कि बीजेपी फिर भी इतने सारे दावेदारों के होते हुए, केंद्र में सत्ता में होते हुए लगातार चुनाव जीतती चली आ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो फिर उसे देर किस बात पर हो गई है? कॉन्फिडेंस तो उसका कोई ऐसा डाउन होगा नहीं। हाँ, अभी के अगर चुनाव में हार जाती पार्टी, या अभी हरियाणा में हार जाती, महाराष्ट्र में हार जाती, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। अभी तो ऐसा कोई कारण नहीं है। फिर भी अगर वो नाम तय नहीं कर पा रही, तो इसका अर्थ ये है कि अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। या तो संगठन के अंदर खींचतान ऐसी है, नेतृत्व को लेकर कोई खींचतान चल रही है, मोदी शाह के बीच में आपस में पटरी नहीं बैठ रही, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोण भी कहीं है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि आरएसएस दिल्ली के चुनाव में कोई विशेष दखल देती है। अगर देती होती तो बीजेपी लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव नहीं हारी।
लाज रखने लायक तो सीटें आरएसएस जितवाई देता अगर वो काम करता तो। इसलिए मेरा मानना है कि आरएसएस के करने धरने से कुछ नहीं होगा। ये पार्टी के अंदर की गतिविधियां हैं, अंदर की खींचतान है। वो तय नहीं कर पा रही है कैसे उसे चुनाव लड़ना है, किन लोगों के ऊपर दाव लगाना है, किन्हें प्रत्याशी बनाना है, किसे किसे मुख्यमंत्री बनाना है। ये पार्टी के भीतर का असमंजस है जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया बोलता है हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की जनता अब तय करेगी कि वो कमोड के मुद्दे पर वोट देगी या काम के मुद्दे पर वोट देगी। बहरहाल बोलता है